Okay, last class I told you about the projectile motion. I told you about the basics, the basic principles, what are the assumptions which are involved in that study of projectile motion, and what are actually projectiles. कुछ examples हमने उसके देखे थे. आज हम उसका चलिए मैथमेटिकल एस्पेक्ट करें, उसको हम मैथमेटिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करें, जिसकी मदद से फिर आप प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी उनको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ. अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड ओब्लिकली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देखिए हमने एजम्पशन में कहा था कि जो हम अर्थ का सरफेस अज्यूम कर रहे हैं इसमें वो एक फ्लैट सरफेस अज्यूम कर रहे हैं. सो लेट अस अज्यूम दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ. And there is some point P which I am calling it as the point of projection. The point of projection. ये point यहाँ ground पर है. Now from this point we are going to project, shoot, throw something. A fire bullet is being fired. एक पत्थर फेंक रहे हैं, यहाँ से फुटबॉल किक कर दी गई. Something is there, है ना. यहाँ से एक बॉडी को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया. वो हमारे लिए प्रोजेक्टाइल है. कैसे प्रोजेक्ट किया? From this point, this body is projected with two important parameters जो हमारे को मालूम है. One is कि कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया. U is the velocity of projection. Velocity of projection. एक पैरामीटर हमें उस प्रोजेक्टाइल के बारे में ये मालूम है. दूसरी बात कि हमने उसको ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, इसलिए हम इसमें ओब्लिक प्रोजेक्शन किया है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. हमें ये दो बातें इस प्रोजेक्टाइल के बारे में मालूम है. उसको हमने u वेलोसिटी से शूट किया और ग्राउंड से उसका एंगल थीटा है. तो अब इन दो इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर देखिए हम इस प्रोजेक्टाइल के बारे में कितनी सारी बातें, जानकारियां, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हमें इस प्रोजेक्टाइल के बारे में मिलने वाली है. क्या क्या चीजें हम इस प्रोजेक्टाइल के बारे में जान सकते हैं. यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये प्रोजेक्टाइल, अगर मैंने इस पॉइंट से जो वेलोसिटी u है, इस वेलोसिटी को मैं दो डायरेक्शंस पे रिजॉल्व कर दूं. मतलब इसके मोशन को मैंने आपको कल पिछले क्लास में ये बताया था कि हम इसके मोशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. और इसको स्प्लिट करके जब दो मोशंस में हम स्प्लिट कर देंगे, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अनदर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये दोनों एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट मोशंस हैं, है ना. और इन दोनों में मैंने आपको ये भी बात बताई थी, जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है वो प्योरली यूनिफॉर्म मोशन है, whereas वर्टिकल मोशन जो है उसका वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो और उन दोनों की इक्वेशंस देखिए, जो नॉर्मल इक्वेशंस आप वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ चुके हैं, उन्हीं का यूज हम यहाँ पर करेंगे. इसलिए इट्स नॉट समथिंग स्पेशल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो मैं अगर रिजॉल्व करूँ, रिजॉल्विंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसे जो भी इसकी वेलोसिटी किसी भी और वक्त होगी हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इस वक्त जहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है उसको अगर रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. पहला करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहा है. ठीक है. तो कैसे रिजॉल्व करते थे, याद करो. किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का क्या तरीका होता था. उस वेक्टर को जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं उसको आप एक पैरेललोग्राम का डायगोनल अज्यूम करिए. तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसका एक साइड पैरेललोग्राम का हॉरिजॉन्टल है और दूसरा साइड वर्टिकल है. तो इसके जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम के, ये इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं. तो अब अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलाउंग है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए, इसका नाम लिख देता हूं ux, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो अलाउंग y एक्सिस, उसका मान लीजिए नाम लिख देता हूं uy. तो अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कंपोनेंट हुआ वेलोसिटी का वो कितना हुआ, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा. याद करो, थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो cos थीटा कंपोनेंट होता था. एंड अलोंग y एक्सिस, that is along vertical direction, जो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है uy, उसको मैंने लिखा है इट इज u sin थीटा. तो यही से देखिए बात को समझना शुरू करिए कि मैंने कहा कि मैंने इस पॉइंट P से एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से शूट किया.
ये एक्चुअली हमने शुरू किया u वेलोसिटी से, है ना, थीटा एंगल। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वेलोसिटी को आप स्प्लिट कर दीजिए और स्प्लिट करके इसके दो कंपोनेंट्स बना दीजिए। यहां पर एक कंपोनेंट ux है और एक कंपोनेंट ui है। मतलब अब ये हुआ कि जैसे कि आपने इस पॉइंट P से इस प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग वेलोसिटीज से दो अलग अलग डायरेक्शंस में एक साथ शूट किया, और किया तो एक साथ ही दोनों डायरेक्शंस में, लेकिन जब आप इसका एक डायरेक्शन का मोशन स्टडी कर रहे हो तो आप दूसरे मोशन को सोचिए कि है ही नहीं, ओके। और जब दूसरा मोशन स्टडी करें, मान लीजिए वर्टिकल जब स्टडी करें तो सोचिए हॉरिजॉन्टल नहीं है, और जब हॉरिजॉन्टल स्टडी करें तो वर्टिकल नहीं है। मतलब आप दोनों को अलग अलग करके स्टडी करना शुरू कर दीजिए और आपका मोशन आप देखिए स्टडी करना कितना आसान हो जाएगा। कैसे ये एक अभी एक कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला मोशन कैसे एक बड़े आसान से मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया एज इफ मैंने उसको u cos थीटा वेलोसिटी से ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है, और उसी को u sin थीटा वेलोसिटी से वर्टिकली फेंका है। तो जब मैं उसका u sin थीटा वेलोसिटी वाला मोशन कंसीडर करूंगा तो मैं सोचूंगा कि u cos थीटा उसके पास है ही नहीं, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और फिर वहीं से वापस आ गया, ऐसा, ठीक है। और जब मैं u cos थीटा वाला मोशन ux वाला मोशन सोचूंगा तो मैं सोचूंगा कि ui है ही नहीं, तो मतलब प्रोजेक्टाइल ऐसे सीधे सीधे चलता चला गया, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से हम इन दोनों मोशंस को स्प्लिट करके स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट वन बाय वन कि इस प्रोजेक्टाइल के साथ क्या क्या होने वाला है और उसके सारे पैरामीटर्स निकालते हैं। अब देखिए होता क्या है, ux वेलोसिटी की वजह से वो सीधे आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। जबकि वर्टिकल मोशन की वजह से क्या हो रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद उसके पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये बॉडी ऊपर जाते वक्त रिटार्ड करता चला जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है और वहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये वेलोसिटी ui घटती चली जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर वहां से लौटना शुरू करता है और फिर वहीं पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये तो जब दोनों को अलग अलग कंसीडर करते, बट हो ये रहा है कि दोनों साथ चल रहे हैं, ये वेलोसिटी आगे ले भी जा रहा है और ये वेलोसिटी इसको ऊपर ले आकर और नीचे भी ला रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों का अगर कंबाइंड मोशन देखें तो क्या होगा, ये आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब मोशन ऐसा हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ui जहां पर जीरो हो गया और उसके बाद फिर और नीचे आना शुरू किया और एक पॉइंट पर आकर फिर गिर गया, ये पॉइंट Q पर आकर गिर गया। तो अल्टीमेटली पूरा पाथ अगर देखें तो वो ऐसा है, इस पूरे पाथ को हम कहते हैं उसकी ट्रैजेक्टरी। जिस रास्ते वो प्रोजेक्टाइल गया उस पाथ का नाम है ट्रैजेक्टरी। तो इस पूरे पाथ में, इस पूरी ट्रैजेक्टरी में अगर आप कुछ बातें ध्यान दें, क्या क्या चीजें हम जानना चाहेंगे, है ना, व्हाट आर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्टाइल वी वुड लाइक टू नो। पहली बात कि हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल जो यहां से गया, चलते हुए ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, एक पॉइंट आया था जब सबसे ऊंचाई पे पहुंचा था, ये जो इसकी ऊपर पहुंचने की हाइट थी, इसको हम उसकी मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, कितनी हाइट तक वो गया, मतलब जब मैंने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका था तो वो कितना ऊंचा गया था, कितनी ऊंचाई तक जाने के बाद वो फिर नीचे आना शुरू हुआ, एक जानना चाहेंगे हम ये वाली बात। वी विल डिनोट इट एज h, कैपिटल H, ठीक है। दूसरी बात हम जानना चाहेंगे इसमें कि जब यहां से फेंका तो साथ साथ ऊपर जाने के आगे भी जा रहा था वो, और ऐसा चलते 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 कभी वो पॉइंट Q पर आकर फिर जमीन पर गिरा। तो वो पॉइंट Q पर जहां पर गिरा, उस P से Q तक की जो दूरी हॉरिजॉन्टल दूरी है उसको हम कहते हैं उसका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो कितनी दूर जाके गिरा, आई वुड लाइक टू नो। सी मेरे पास सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा एंगल पर फेंका गया। सिर्फ इन दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा गया, प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरा। तीसरा मैं जानना चाहता हूं कि वो कितने समय बाद नीचे पहुंचा, यहां से वो ऊपर गया और फिर वापस नीचे भी आया, उसको पूरा यहां से यहां तक आने में कितना टोटल समय लगा, उसको हम कहते हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। आई वुड लाइक टू नो कि उसको टाइम कितना लगा, है ना। ये तीन बेसिक सी बातें पहले तो हम जानना चाहेंगे।
इसके अलावा हम देखेंगे इसमें बहुत सारी और इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही हैं और उन सबको भी हम धीरे धीरे करके थोड़ा बीच बीच में स्टडी करते हुए चलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद, सपोज मैं इसमें सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालने की बात करता हूँ। अब सोचिए, आप खुद ही सोचिए, मैक्सिमम हाइट जो उसने अचीव की, ऊपर तक जाना जो उसका हुआ, मैक्सिमम हाइट तक जो जाना हुआ, वो मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से किया उसने? क्या उसने यूएक्स की वजह से किया या यूआई की वजह से? कौन सी वेलोसिटी है जो उसको ऊपर तक लेकर गया, मैक्सिमम हाइट तक जो उसको लेकर गया? नेचुरली यूएक्स तो उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था ना। यूएक्स, अगर अकेला यूएक्स होता तो वो क्या ऊपर अटेन हाइट करता? डेफिनेटली नॉट। तो मतलब यूएक्स का एच हाइट अचीव करने में कोई रोल नहीं है। तो अगर मुझे एच फाइंड आउट करना है तो इन दोनों में से मुझे कौन सी वेलोसिटी चूज करनी चाहिए जिससे कि एच निकाल सकूं? डेफिनेटली यूवाई। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया था जब मैंने उसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका था। ये दो इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर मैं क्या उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं? लेट्स फाइंड आउट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए देखिए हमारे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ड में कह रहा हूं अटेन्ड। अटेन्ड मतलब कितनी हाइट तक गया हो किस कंडीशन में? कि जब मैंने प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका था, थीटा एंगल पर फेंका था। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया, है ना? थीटा बदलेगा तो एच बदलेगा। लेट अस सी, मुझे इस हाइट को निकालने के लिए कौन सा मोशन यूटिलाइज करना चाहिए? जैसा मैंने कहा, हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई रोल ही नहीं है कि वो प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाए। तो इसलिए हम इस एच को कैलकुलेट करने के लिए उसके वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें। अब आप सोचिए कि इसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, मतलब उसके पास यूएक्स वेलोसिटी है ही नहीं, प्रोजेक्टाइल आगे जा ही नहीं रहा, मतलब प्रोजेक्टाइल सिर्फ ऊपर जाता है और ऊपर से लौट आता है। लेकिन ऊपर वो कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? सिर्फ यूआई वेलोसिटी से। वो यू वेलोसिटी से अब नहीं फेंका गया, अब वो सिर्फ यूआई वेलोसिटी से फेंका गया। तो मेरे पास देखिए क्या है, और मैंने आपको बताया वर्टिकल मोशन जो है आपका वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए आपके पास तीन इक्वेशंस है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square और v square minus v square is equal to 2as। ये तीनों इक्वेशंस का यूज आप वर्टिकल मोशंस पे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मुझे देखिए इस मोशन में क्या क्या चीजें मालूम है वर्टिकल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल को पॉइंट P से कितनी वेलोसिटी से फेंका गया। अब देखिए मैं u नहीं लिखूंगा, uy लिखूंगा, इट इज u sin थीटा, कि एज इफ उसको ऊपर uy वेलोसिटी से शूट किया गया, ठीक है? कितनी हाइट तक जाना है हमें फाइंड आउट, जिसको करना है वो है h। मैक्सिमम वो कितनी हाइट तक गया, यहां तक, है ना? मैक्सिमम वो h हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट सपोज उसकी h है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी? पार्टिकल कहां से वो लौटना शुरू करेगा? वहीं से, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक वो ऊपर चलता रहेगा, जहां उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वो वहां से लौटना शुरू करेगा। तो एट मैक्सिमम हाइट वहां उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट हैज बिकम जीरो। इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? इस पूरे दौरान एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। माइनस जी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। अगर मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं वेलोसिटी को नेगेटिव लेता तो फिर मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेता। अभी मैंने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया क्योंकि वो वेलोसिटी के अगेंस्ट है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। टाइम फैक्टर देखिए इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो नेचुरली मुझे वो वाली इक्वेशन यूज करनी चाहिए जिसमें टाइम फैक्टर नहीं है। तो आई यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज uy, ठीक है? अभी मैं बाद में रख दूंगा उसकी वैल्यू, uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, मतलब माइनस g इंटू s, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज मैक्सिमम हाइट h। तो h कैन बी कैलकुलेटेड, ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हुए, h कैन बी कैलकुलेटेड एज uy स्क्वायर अपॉन 2g। और व्हाट वाज uy का अभी आपने वहां लिखा था uy वाज u sin थीटा, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट अटेन। इसमें देखिए g एक कांस्टेंट है, g इज अ कांस्टेंट फॉर एनी गिवन प्लेस। तो इसमें जो चीजें आपको इंफॉर्मेशन जिसकी चाहिए वो है u एंड थीटा। सी, सिर्फ u और थीटा, मतलब कितनी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक
जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देखिए सॉल्व किया छोटी सी प्रॉब्लम कि अगर मान लीजिए इस प्रोजेक्टाइल को यहां से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शूट किया गया, कितने एंगल पर, ग्राउंड से 30 डिग्री पर फेंका गया। 30 डिग्री पर आपने एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो वो मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई के बाद वो फिर नीचे आने लगेगा। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 20 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, थीटा इज 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2g, g को मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, जहां 9.8 दिया जाए 9.8 यूज करिए, जहां जो दिया जाए वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व इट, इसको सॉल्व करें तो 20 into 400 sin 30 इज हाफ, उसका स्क्वायर किया 1/4 डिवाइडेड बाय, सिंपलीफाइंग इट यू गेट 5 मीटर। मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम 5 मीटर तक ऊंचा जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे आने लगेगा। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास आ गया कि अगर एक बॉडी को ग्राउंड से ओब्लिकली प्रोजेक्ट किया गया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या निकाला इसमें, मैक्सिमम अटेनेबल हाइट। अभी आपको मैंने कहा था मैक्सिमम हाइट अटेन, अब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द मैक्सिमम अटेनेबल हाइट। क्या फर्क हुआ इसमें, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जब मैंने आपसे कहा था तो उसमें कहा था कि एक प्रोजेक्टाइल है जो मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, किसी भी थीटा एंगल पर, जैसे 30 डिग्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिस एंगल पर बॉडी को शूट किया गया उस एंगल पर शूट करने पर वो कितनी हाइट तक जा सकता है, वो है उसका मैक्सिमम हाइट अटेन। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो कितना मैक्सिमम फेंका जा सकता था, व्हाट इज द मैक्सिमम अटेनेबल हाइट, कितना ऊंचा आप उस बॉडी को फेंक सकते थे। अगर आप एक बॉडी को ज्यादा ऊंचा फेंकना चाहते हैं तो कैसे क्या चेंज करें, एक तो ऑप्शन है कि वेलोसिटी बदलिए, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी वेलोसिटी से अगर आपने जिस एंगल पर आपने 30 डिग्री पर फेंका था, जब 30 डिग्री पर उसी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इस बॉडी को फेंका जाए वो कितना ऊंचा फेंका जा सकता था। तो सबसे ज्यादा ऊंचा फेंकने के लिए हमें उसका क्या बदलना पड़ेगा, एंगल। तो मैक्सिमम अटेनेबल हाइट मतलब एक बॉडी किसी वेलोसिटी से जब फेंका जाता है वो मैक्सिमम कितना ऊंचा जा सकता था, वो तब होता है जब थीटा की वैल्यू हम कितनी रख लें, 90 डिग्री। वर्टिकली फेंका जाए, हॉरिजॉन्टली आगे जाए, सारी एनर्जी हम उसको ऊपर फेंकने में खर्च करें, तो मैक्सिमम अटेनेबल हाइट तब होती है जब वो कितने एंगल पर फेंका जाए, 90 डिग्री पर। तो देन जो हाइट अटेन हो रही है उसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम अटेनेबल हाइट, उसको मैंने h मैक्स लिख दिया। h मैक्स मींस इससे ज्यादा ऊंचा किसी बॉडी को फेंका नहीं जा सकता, है ना। उससे ज्यादा फेंकने मतलब अब फिर वेलोसिटी बढ़, थीटा बदलकर हम एक बॉडी को सबसे ज्यादा जितना ऊंचा फेंक सकते हैं वो है h मैक्स। तो अगर मैं उसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं, ये वाला फॉर्मूला हमारा मैक्सिमम हाइट का था, इसमें मैं थीटा की वैल्यू 90 कर दूं तो व्हाट इज sin 90, sin 90 इज 1, तो 1 स्क्वायर मींस 1, तो मैक्सिमम अटेनेबल हाइट कितनी होगी, देखिए u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 2g मींस इट इज u स्क्वायर बाय 2g। तो ये मैक्सिमम अटेनेबल हाइट है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहा होगा, और ये जब किसी एंगल थीटा पे फेंका गया था तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है। ठीक है, लेट अस सी फर्दर, आगे क्या पढ़ सकते हैं, देखिए इसमें हम अबाउट मैक्सिमम हाइट देखिए एक और चीज इंटरेस्टिंग सी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन है। व्हाट आर द मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल व्हेन दे आर प्रोजेक्टेड एट एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर इस प्रोजेक्टाइल को मैंने u वेलोसिटी से 30 डिग्री पर फेंका था तो कितनी हाइट तक गया था। अगर मैंने अब उसको 30 की जगह 60 डिग्री पर फेंका होता, 60 मतलब 90 माइनस 30, 60 एंड 30 यू नो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 30 डिग्री पर फेंकने पर जो हाइट अचीव हुई और जो 60 डिग्री पर जो फेंकने पर उसी वेलोसिटी से हाइट अचीव हुई, क्या उन दोनों हाइट्स में कोई रिलेशनशिप है ना। देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। सी, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा एंगल पर फेंका तो मान लीजिए उसकी मैक्सिमम हाइट थी h1 मैक्सिमम हाइट, आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमम अटेनेबल हाइट, थीटा एंगल पर तो मैक्सिमम हाइट ही रहेगी, है ना। एंड जब मैंने उसको 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 60 हो सकता है, 20 70 हो सकता है, 50 40 हो सकता है, एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो थीटा एंगल पर वो कितना ऊंचा गया, h1 गया। लेकिन अगर मैंने उसको 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका तो अब वो दूसरी हाइट तक गया, h2 हाइट तक गया। तो इस h1 और h2 में क्या रिलेशनशिप है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है। तो एट थीटा एंगल जो फॉर्मूला था हमारा h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो जब मैंने थीटा लिया है तो अब हाइट सपोज h1 है तो h1 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। जब लिखा एट
थीटा है और ये लिख रहा हूं एट 90 माइनस थीटा। जब आपने एंगल को बदलकर 90 माइनस थीटा कर दिया प्रोजेक्टाइल को उसी वेलोसिटी से, तो अब मैक्सिमम हाइट कितनी है मान लीजिए h2, तो इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 90 माइनस थीटा बाई 2g। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यू नो इट इज cos थीटा, तो उसका स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g जब 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g जब थीटा एंगल पर फेंका। लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू। ये दोनों हाइट्स का रेशियो कितना है देखिए, h1 अपॉन h2 अगर मैं करता हूं तो आई गेट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए 2g एंड 2g कैंसिल्स हो जा रहा है, u स्क्वायर कैंसिल्स हो जा रहा है। यू गेट द रेशियो ऑफ दीज टू हाइट्स इज h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। कि अगर दो बॉडीज सेम वेलोसिटी से किसी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंके जाए, जिसमें से एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो वो दोनों जो हाइट्स अचीव करेंगे, मैक्सिमम हाइट्स अचीव करेंगे, उनका रेशियो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ देयर विल बी नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट टाइम कि इस प्रोजेक्टाइल को, इस फ्लाइट को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम की बातें करते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मैंने कहा पॉइंट बी से शूट किया गया, शूट करने के बाद ये ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पॉइंट ए तक पहुंचा और फिर वहां से वो फिर फॉल ऑफ करने लगा एंड फिर वो फाइनली पॉइंट क्यू पर आकर ग्राउंड को टच करता है। तो पॉइंट पी से ए तक जो पहुंचने का टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ राइज, और फिर ए से बी तक क्यू तक वापस आने का जो टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फॉल। और ये जो टोटल टाइम लगा, पूरी यहां से यहां तक जो टाइम लगा, दैट मींस t1 प्लस t2 जो टोटल टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हम सब चीजें निकालते हैं। लेट्स बिगिन विद व्हाट इज द टाइम ऑफ राइज, कि उसको P से A तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना टाइम लगा, मतलब उसको हम कह रहे हैं टाइम ऑफ राइज। तो देखिए टाइम मैंने आपसे कहा था वो एक कॉमन फैक्टर है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन में भी हो रहा है साथ साथ और वर्टिकल मोशन में, टाइम तो दोनों के लिए बीत रहा है। तो यहाँ पे मैं टाइम को जो कैलकुलेट करने वाला हूँ, अभी तक देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के नाम पर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux व्हिच इज इक्वल्स टू u cos थीटा, है ना। वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर गया, आगे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की, ये अपने को पता नहीं है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में अभी काफी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को, टाइम ऑफ राइज को निकालने के लिए फिर से कौन सा मोशन यूज कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन यूज कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे वर्टिकल मोशन के बारे में क्या क्या मालूम है, मैं सिर्फ P से A तक की बात कर रहा हूँ और सोचिए कि उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन हो ही नहीं है, मतलब प्रोजेक्टाइल यहां से चला है और इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, यहां से यहां तक जाने का समय और फिर वापस आने का समय कितना लगा होगा वो भी बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय, उसके लिए मैंने वर्टिकल मोशन में जो कहा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल मोशन की व्हिच वाज uy व्हिच इज एज u sin थीटा था। फाइनल वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, जहां से वो फिर लौटना शुरू करता है, वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, मान लीजिए उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो समय लगा, जिसको मैं टाइम ऑफ राइज कह रहा हूं, वो है t1। तो एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इट इज -c। यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर एक और छोटी सी बात मैं अभी आपको बता दूं, चाहे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हो, चाहे प्रोजेक्टाइल यहाँ पर हो, यहाँ पे पहुंचाओ, हर जगह देखिए एक्सेलरेशन हमेशा उसका किधर है, डाउनवर्ड ही। तो वर्टिकल मोशन में जब हम कंसीडर करते हैं, वर्टिकल मोशन की जब हम बात करते हैं, तो इवन दो प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा उसका डाउनवर्ड ही है। ठीक है, तो टाइम ऑफ राइज निकालने के लिए देखिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, देखिए मैं यूज कर रहा हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, कि मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि इसलिए मैंने टाइम वाला इक्वेशन लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा, a को मैंने रखा -g क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट है, इनटू t1। तो t1 सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना है, t1 इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g।
तो अगर एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते कितना समय बीत जाता है, दैट इज t1 व्हिच इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ राइज एंड इट इज इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g। इसमें भी देखिए वही दो इंफॉर्मेशन u और थीटा मालूम हो तो आप टाइम ऑफ राइज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई टाइम ऑफ राइज की। कितना समय लगा उसको नीचे आने में, मैं अगर ये पता कर लूं कि टोटल टाइम कितना लगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ राइज माइनस कर दूंगा तो टाइम ऑफ फॉल भी आ जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कैसे निकाल रहे हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल यहां से ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और फिर वापस लौट आया। मैं फिर से हॉरिजॉन्टल मोशन को मान के चल रहा हूं कि नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने आपसे शुरू से कहा हुआ आप दोनों मोशंस को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल यहां से uy वेलोसिटी से फेंका गया, मैक्सिमम हाइट पर गया और फिर वहीं लौट आया। तो वहीं लौट आया तो इसका मतलब जितने टाइम में जहां तक वो लौट आया उसको जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि वो वहीं लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होंगे, जहां से चला वर्टिकली वहां तक फिर से वो लौट कर आ गया, तो इसलिए वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ है, जीरो। कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट t में। तो इनिशियल वेलोसिटी थी uy जो कि u sin थीटा थी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस g। तो आई एम यूजिंग दिस टाइम द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो मुझे t डिटरमाइन करना है माइनस क्यों कर दिया, g की वैल्यू मैंने a की वैल्यू माइनस g रख दी, हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ g t स्क्वायर मैं यहां लिख रहा है, हाफ g t स्क्वायर इज u sin थीटा इनटू t, एक t कैंसिल आउट कर दीजिए तो आई एम लेफ्ट विद t इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आ रहा है, 2u sin थीटा बाय g। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल को p से चलकर q तक दोबारा ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2u sin थीटा बाय g। तो देखिए मैंने जो एक प्रॉब्लम की थी, फिर से उसी क्वेश्चन को देखिए मैं बताता हूं, जिसमें u कितना लिया था मैंने 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना लिया था 30 डिग्री है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इतने वेलोसिटी से 30 डिग्री पर फेंकने पर प्रोजेक्टाइल कितनी समय के बाद दोबारा ग्राउंड पर गिरेगा, तो इट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g मैंने 10 लिया, ठीक है, sin 30 मींस हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 मींस 2 सेकंड। तो अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पर फेंका तो वो 2 सेकंड के बाद नीचे पहुंचेगा। टाइम ऑफ राइज कितना होगा देखिए, उसका टाइम ऑफ राइज t1, टाइम ऑफ राइज का फॉर्मूला क्या था, u sin थीटा बाय g, है ना, सब्स्टिट्यूट इट, यू विल सी दिस 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो ऊपर गया, 2 सेकंड में नीचे गिरा, इसका मतलब फॉल कितने सेकंड में हुआ, वो भी 1 सेकंड में हुआ। तो इस प्रॉब्लम से ये बात सीधे सीधे समझ में आ जा रही है वैसे तो, कि टाइम ऑफ फॉल विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ राइज, है ना। लेट मी जस्ट प्रूव इट, उसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ फॉल भी हमने निकाल दिया, दिस इज टाइम ऑफ फॉल t2। टाइम ऑफ फॉल क्या होना चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस द टाइम ऑफ राइज, ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम, उसमें से यहां से यहां तक का टाइम माइनस कर देंगे, तो दैट इज द टाइम ऑफ फॉल, तो दैट इज 2u sin थीटा बाय g वाज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस u sin थीटा बाय g वाज द टाइम ऑफ राइज। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कैन यू सी, सिर्फ इसमें एक 2 कॉमन का, ये 2 रह जाएगा, u sin थीटा अपॉन g तो कॉमन है, तो दिस माइनस दिस मींस इट इज ओनली u sin थीटा बाय g व्हिच इज सेम एज t1 जो टाइम ऑफ राइज था। दैट मींस अगर एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है, एक ओब्लिक प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड अगर होता है, तो जितना टाइम ऑफ राइज होता है उतना ही टाइम ऑफ फॉल भी होता है, जितने समय में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उतने ही समय में वो वापस ग्राउंड तक भी पहुंचता है, ठीक है। लेट्स ऑल्सो सी द टाइम ऑफ फ्लाइट एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक बॉडी को हमने u वेलोसिटी से 2 अलग अलग ऐसे एंगल्स पर फेंका कि उन दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज से मैंने उसको थीटा एंगल पर फेंका और थीटा एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट था मान लीजिए t1, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर थीटा एंगल कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था हमारा, दैट इज 2u sin थीटा बाय g। बट मान लीजिए इसी प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी से हमने अब एक 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका,
ये 30 डिग्री पर था तो ये 60 डिग्री पर है, ये 45 ये 50 डिग्री पर है तो ये 40 डिग्री पर है। मतलब ये दोनों एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, देन टाइम ऑफ फ्लाइट मान लीजिए इस एंगल के लिए कितना है t2, तो t2 कितना हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो 2u sin 90 माइनस थीटा बाई g, राइट। तो इट इज sin 90 माइनस थीटा मींस cos थीटा, सो इट इज 2u cos थीटा बाई g। व्हाट डू वी गेट, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो t1 अपॉन t2 इज 2u और 2u तो कैंसिल हो जाएंगे, g एंड g कैंसिल हो जाएंगे, you will be left with sin theta upon cos theta। तो ratio of time of flights for any projectile when they are projected by two complementary angles, the ratio is tan theta, ठीक है, theta angle of projection था तो ratio will be tan theta, ठीक है। So that is how these are some interesting results। Let us go to the next topic। Let's see the third aspect कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा गया वो आपने निकाल लिया, कितने समय में वो ऊपर गया वो निकाला आपने, कितने समय में वो वापस ग्राउंड तक पहुंचा ये भी आपने निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब आपके पास देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में दो इंफॉर्मेशन हो गई। मैंने कहा ना टाइम जो है वो दोनों मोशंस के लिए कॉमन है, वर्टिकल मोशन के लिए भी और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी। तो अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया तो अब आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में दो इंफॉर्मेशन है कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली यूएक्स वेलोसिटी से फेंका गया था, जितने समय में वो ऊपर गया और फिर वापस लौट आया जिसको हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था, उतनी ही देर में वो कुछ आगे भी गया था। तो वो उतनी ही देर में आगे कहां जाके पहुंचा, पॉइंट क्यू पर, यहां पी से लेकर क्यू तक, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं उसका हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। रेंज बड़े कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, आप सुनते रहते हैं ये मिसाइल की रेंज इतनी है वो इतनी रेंज है ना। तो रेंज का मतलब वो कितनी दूर तक फेंका जा सकता था, तो प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरा होगा। तो नेचुरली हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए तो हमको हॉरिजॉन्टल मोशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते समय हम वर्टिकल मोशन को भूल जाते हैं कि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, प्रोजेक्टाइल सिर्फ आगे सीधे सीधे चला जा रहा है। तो आगे सीधे सीधे वो कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, ux। रिमेंबर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने कहा था वो यूनिफॉर्म मोशन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती। मतलब जब कभी प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया था, यहां पे पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचा होगा, फाइनली यहां सब जगह उसकी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी वो उतनी ही रहती है जितनी यहां पर कितनी थी ux। तो जब यहां पे पहुंचा होगा यहां पर भी ux, यहां पे पहुंचा होगा तो यहां पर भी ux, हर जगह उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ux ही रहने वाला है। जो भी है ux की वैल्यू, जो भी u cos थीटा की वैल्यू जो भी थी वो उतनी ही रहती है। लेकिन इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, यहाँ पर जो थी वर्टिकल वेलोसिटी आती है, डायरेक्शन ही बदल गया, हर जगह उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो बदलती चली जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जैसे मैंने कहा था क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब देखिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी आपके पास नोन है, इज u cos थीटा, टाइम टेकन इज सपोज t जो आपने कैलकुलेट कर लिया, इट इज t to u sin थीटा by g, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज इस टाइम में कितनी दूर जाके गिरा वो हम निकालना चाहते हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वेलोसिटी इज ux, डिस्प्लेसमेंट इज r, टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट मींस रेंज कितना हो गया ux into t, तो रेंज इज u cos थीटा into t की वैल्यू थी u to u sin थीटा by g, that means I write it as 2 times u into is u square sin theta cos theta divided by g। तो इस फॉर्मेट में लिखिए, समटाइम्स यू नो sin 2 थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, 2 sin थीटा cos थीटा is sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा उसको हमने लिख दिया u square as it is, इसको लिख दिया sin 2 थीटा। तो you may use range formula of range in this manner or sometimes in this manner। तो इसमें भी देखिए वही दो इंफॉर्मेशन u और थीटा अगर मिल जाए हम रेंज निकाल सकते थे, जो आपने उस प्रॉब्लम को किया था। देखिए उस प्रॉब्लम को मैं दोबारा एक बार रेंज निकालने के लिए कैलकुलेट करता हूं। हमारा u था 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा था 30 डिग्रीज, कितनी वेलोसिटी से इतने एंगल पर अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो वो कितनी दूर गिरेगा जाकर, देखिए रेंज निकाल लेते हैं। हाँ, इट इज 2u मतलब 20 into 20 u स्क्वायर है ना, इंटू sin थीटा cos थीटा, sin 30 cos 30 divided by 2g, sorry divided by only g, तो divided by 10, तो sin 30 is half,
cos 30 is √3/2, तो एक हाफ इससे कट जाएगा, तो इट इज एक जीरो भी कैंसिल कर लेते हैं, तो इट इज 40 इंटू sin 30 is हाफ, इससे कट गया √3/2 मींस इट इज 20 √3 मीटर्स। तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर शूट किया था, तो वो प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा? 20 √3 मीटर्स की दूरी पर जाकर गिरेगा। तो गिवन टू मी द वैल्यू ऑफ u एंड थीटा, आई कैन फाइंड आउट नाउ इट्स मैक्सिमम हाइट, आई कैन फाइंड आउट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, आई कैन फाइंड आउट इट्स रेंज। सिर्फ दो इंफॉर्मेशन से मैं इस प्रोजेक्टाइल की सारी जानकारियों को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए, रेंज के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर शूट किया है, u वेलोसिटी से, थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से, तो उसका रेंज कितना है? सपोज वो रेंज r1 है, तो r1 इज 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g, ये फॉर्मूला था। अब मान लीजिए मैंने इसी प्रोजेक्टाइल को इसी पॉइंट से u वेलोसिटी से इस बार 90 माइनस थीटा एंगल पे शूट किया, मतलब पहले 30 डिग्री पर फेंका था, अब की 60 डिग्री पर फेंक दिया। तो देखिए इस बार क्या हुआ कि जब 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका, तो रेंज मान लीजिए अगर r2 है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? उसमें हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दें, 2u², सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। What is sin 90 minus theta? It is cos theta. What is cos 90 minus theta? It is sin theta. Now expression is 2u² cos theta sin theta by g. लेकिन ये क्या है? देखिए, it is also 2u² cos theta sin theta by g. इसका मतलब range r2 is equals to range r1. Now this is an interesting fact about projectile कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को किसी पॉइंट P से कितने वेलोसिटी से फेंका, यहां पर u वेलोसिटी से, यहां पर भी u वेलोसिटी से, इस बार थीटा एंगल से, और ये वाला 90 माइनस थीटा एंगल से। तो देखिए क्या हुआ, हाइट्स तो अलग अलग है, हाइट्स का रेशियो हमने निकाला था, ये h1 था, अगर ये h2 था, h1 और h2 का रेशियो कितना आया था? h1 और h2 का रेशियो याद करो tan स्क्वायर थीटा आया था। लेकिन दोनों प्रोजेक्टाइल्स, ये प्रोजेक्टाइल जो इतनी सी हाइट अटेन करके यहां गिरा, और दूसरा जब 90 माइनस थीटा एंगल पर गया तो वो इतनी हाइट अचीव करके सेम पॉइंट पर गिरा। मतलब अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से दो ऐसे एंगल्स से फेंको जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, मतलब उन दोनों एंगल्स का सम 90 हो, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जहां वो गिरेगा वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट होगा। दैट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, इजंट इट? अच्छा, इसमें देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी आपको मैं बताता हूं। सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बॉडी को मैक्सिमम कितनी दूर तक फेंका जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, मैक्सिमम अटेनेबल हाइट, एक बॉडी को कितना मैक्सिमम ऊंचा फेंका जा सकता था। लाइक दैट आई एम आस्किंग, एक बॉडी को जब आप u वेलोसिटी से फेंकते हैं, कि आप एक बॉडी को, आप एक क्रिकेटर हो, क्रिकेट बॉल फेंकते हो, क्रिकेट बॉल को आप फेंक सकते हो, आपकी एक मैक्सिमम स्पीड है, आप उससे ज्यादा एक बॉल को ज्यादा तेज नहीं है। अगर आप उसी स्पीड से उस बॉल को फेंकते हो बार बार, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक फेंक सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए मैक्सिमम रेंज, है ना? कि सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, वो बैट से बॉल को मारता है, हाँ, हर बार क्या उसकी बॉल बाउंड्री को क्रॉस करती है? सेम दूरी पर जाके गिरती है ना? नहीं गिरती है, क्योंकि वो अलग अलग वेलोसिटी से मे भी शूट करता है। बट मान लीजिए वो एक ही वेलोसिटी से हर बार बॉल को शूट करता है, तो वो कब ऐसा होगा कि वो बॉल सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी? मैक्सिमम वो बॉल को कब, मैक्सिमम रेंज पर वो बॉल को कब हिट करके फेंक सकता था? तो उसके लिए हम उसका एंगल सेट करें। क्या वो 0 डिग्री पर हिट करेगा तो सबसे दूर जाएगी? क्या वो 90 डिग्री पर हिट करेगा तो सबसे ज्यादा दूर है? 90 डिग्री पर हिट करेगा तो सबसे, वो तो सर उसके ऊपर ही आगे गिर पड़ेगी। तो व्हाट इज दैट एंगल जिस पर हम उसको फेंके तो वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम दूरी पर जाए? तो r की वैल्यू हमने पढ़ा, एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, u² sin 2θ by g। तो r मैक्सिमम का होगा। r के लिए देखिए आप क्या नहीं बदल सकते, यू कैन नॉट चेंज g, है ना? u आपकी वो एक लिमिट है मैक्सिमम वेलोसिटी की, u भी नहीं बदल सकते। तो व्हाट आई कैन चेंज इज ओनली थीटा। तो ये देखिए जरा, r मैक्सिमम कब होगा? जब sin 2θ विल बी मैक्सिमम। sin 2θ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ऑफ एन एंगल मैक्सिमम कब होता है? जब sin 2θ मैक्सिमम होता है, तब sin 2θ की वैल्यू, साइन ऑफ एन एंगल की वैल्यू 1 होनी चाहिए। नो, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो sin 2θ अगर 1 है, तो
साइन थीटा 1 कब होता है? दैट मींस दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, दैट मींस 2 थीटा शुड बी 90। अगर 2 थीटा 90 है, दैट मींस थीटा शुड बी 45 डिग्रीज। दिस इज इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो अगर एक बॉडी को आप फेंकते हैं और उसको आप चाहते हैं कि सबसे ज्यादा दूर जाकर तक मैं उसको फेंक सकूं, तो आपको उसको कितने एंगल पर फेंकना है ग्राउंड से? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पर जब आप एक क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट से बैट पे हिट करते हैं, तो जब आप उसको 45 डिग्री पर हिट करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर, वो बॉल सबसे ज्यादा दूर जाएगी। ओके, और कितनी दूर जाएगी? तो मैं साइन थीटा की वैल्यू 1 रख देता हूं। तो रेंज मैक्सिमम कितनी होगी? इट इज u स्क्वायर बाई जी। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी u स्क्वायर बाई जी। बट यू नो, आपने मैक्सिमम अटेनेबल हाइट भी निकाली थी कि आप इस बॉडी को u वेलोसिटी से फेंककर कितना मैक्सिमम ऊंचा फेंक सकते थे। वो आया था u स्क्वायर बाई 2g। तो इसमें से अगर मैं u स्क्वायर बाई g को r मैक्स लिख दूं, दैट मींस h मैक्स इज r max by 2। दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कि अगर आप एक बॉडी को किसी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकते हैं तो आप उसको जितना दूर फेंक सकते हैं हॉरिजॉन्टली, आप उस बॉडी को अगर आप वर्टिकली फेंकते हैं उसी स्पीड से, तो जितना दूर आपने फेंका था आप उसका सिर्फ आधा ही ऊंचा फेंक पाएंगे। मतलब अगर आप एक बॉडी को फेंक कर 100 मीटर दूर तक फेंक सकते हैं, तो अगर आप उसको वर्टिकली अप फेंकेंगे तो वो 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना, कि मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ योर मैक्सिमम रेंज। जितनी दूर फेंका जा सकता है, मैक्सिमम हाइट उसका जस्ट आधा होता है। So like that, these are some interesting facts about projectile motion. ये results आपको याद रखने चाहिए. Using these results, you can solve number of problems. Okay. Look at this topic. Let us discuss about the trajectory also. What is the meaning of trajectory? The projectile was shot from point P and started moving, and after traveling a certain path, it came back to the ground at point Q. ये जिस रास्ते गया, ये जो मैंने कर्व दिखाया हुआ है, जिस रास्ते से वो जा रहा है उस पाथ का नाम होता है, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। किस रास्ते से गया, ठीक है, वो ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। अब देखिए, मैंने जहां से शुरू किया उसको मैं अगर ओरिजिन मानूं तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। इस पॉइंट से मैंने इस प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए शुरू किया था, है ना। हमने इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया था, एक था ux और एक था uy, जिसमें ux था u cos थीटा और uy था u sin थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता हुआ पॉइंट Q पे गिरा, टाइम ऑफ फ्लाइट T के बाद यहाँ पे गिरा। लेट अस टेक सम पॉइंट A। कभी वो पॉइंट A पर था, जब पॉइंट A पर था उसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए थे x एंड y, मतलब वो हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक x चल चुका है, ये x चल चुका है, और वर्टिकली अप मतलब ऊपर जाकर शायद नीचे आया हो या ऊपर ही गया हो, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो चुका है y। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे x एंड y। अब ये जितनी देर में आगे x गया है उतनी देर में ये y डिस्प्लेसमेंट y भी हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम t है वो x के लिए भी वही है, y के लिए भी वही है, ठीक है। तो इस टाइम t में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर x की है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y की है। वी वुड लाइक टू नो कि ये x और y के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, कि मुझे x दिया हो तो क्या मैं y फाइंड आउट कर सकता हूं, या y दिया हो तो क्या मैं x फाइंड आउट कर सकता हूं। x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप गिव्स मी द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री, कि मुझे अगर x और y के बीच का वो इक्वेशन मिल जाए तो उसमें x की कुछ वैल्यूज को पुट अप करके मैं y की वैल्यूज निकाल लूंगा और ये वाला पाथ ड्रॉ कर सकता हूं कि वो पाथ कौन सा था जिस रास्ते से वो प्रोजेक्टाइल गया था। सो देखिए, सिंपल है कैलकुलेशन। एट टाइम t कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए a जहां पर वो पहुंचा था वो xy था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो ux वेलोसिटी से चला और t टाइम के अंदर वो x डिस्टेंस चला। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए हमने कहा था वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने कहा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ux इज इक्वल्स टू सिंपली x डिवाइडेड बाय t, यहां तक पहुंचने का टाइम t, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ux, तो t कैन बी रिटन एज x अपॉन ux, isn't it? नाउ वर्टिकल मोशन की बात करें कि इतने ही पीरियड ऑफ टाइम में उसने वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो था y। तो मैं अगर फॉर्मूला यूज करता हूं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसी टाइम t में डिस्प्लेसमेंट y हुआ, बट उसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, यहां से uy, दैट इज uy इनटू t माइनस हाफ
वही माइनस रीजन देने के पीछे कि ui वर्टिकली अप है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव हाफ g t स्क्वायर। टाइम देखिए मैंने वही लिया जितने टाइम में पार्टिकल x डिस्टेंस चला। तो मैं इस t की जगह ये वाली t की वैल्यू पुट कर देता हूं। t की वैल्यू अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मोशन से x upon ux। तो व्हेन आई पुट हियर इन प्लेस ऑफ t x upon ux आई गेट y is equals to uy into x upon ux minus half g into x square by ux। And let me substitute the values of uy and ux, u sin theta and u cos theta। ठीक है, तो देखिए क्या मिला, u and u cancels out, sin theta upon cos theta is tan theta, y is equals to tan theta x minus half ये हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नीचे है इनटू x स्क्वायर। मैंने इनको देखिए ब्रैकेट्स में क्यों लिखा कि मैंने प्रोजेक्टाइल को सर्टेन एंगल थीटा से u वेलोसिटी से देखा। u और थीटा मेरे लिए गिवन वैल्यूज हैं, वो फिक्स हो गए, वो एंगल्स हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स कर दिए, है ना। जो चीज बदल रही है इस इक्वेशन में, जो वेरिएबल्स हैं वो है x एंड y। प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जा रहा है, x बदलता जा रहा है, y बदलता है। जब एक बार आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, अब तो वो पीछे जो u जिस वेलोसिटी से शूट किया था, थीटा एंगल जिस एंगल पे शूट, वो तो बदला नहीं आ सकता, दे आर कांस्टेंट्स ना। तो ये एक कांस्टेंट है, ये पूरा एक देखिए कांस्टेंट है, u एंड थीटा, g तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो मैं अगर इस कांस्टेंट को a लिख दूं, इस पूरे कांस्टेंट को b लिख दूं, तो दिस इक्वेशन लुक्स लाइक y is equals to ax minus bx square, ax minus bx square। और ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई है वो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में, यू नो, उसका शेप कैसा होता है, हमेशा पैराबोला होता है। इसका मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल हमने अपने जो assumptions लिखे थे, if a projectile is projected from the ground in the region of earth gravity, where the earth gravity is such that we were assuming that the value of g does not change, g constant है, मतलब small heights के लिए, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका शेप कैसा है, it is a parabola। तो trajectory of a projectile in the gravitational field of earth near the surface of earth is a parabolic shape। So this was all about projectile motion, two-dimensional motion, and based on this there will be number of problems to you available, and I will be posting you an assignment। ठीक है, तो आप इनको अटेम्प्ट करिए, पहले तो आप इसकी पूरी थियरी को एक बार लर्न करिए and then attempt some questions based on it। So next I will be telling you about circular motion।